वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सियासत पर। वैसे तो ज़्यादातर हमारी तवज्जो पिछले दिनों में सैलाब और उसकी वजह से जो तबाही हुई है उस पर ही रही है। मगर डिस्पाइट द फैक्ट कि सबकी तवज्जो ही सैलाब पर रही है और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वक्त एक मुश्किल सी सूरत हाल है, उसके बावजूद सियासत भी तेज़ी से उसमें डेवलपमेंट्स हम देखते रहे हैं। एक तो हम बात कर सकते हैं हुकूमत की, कि हुकूमत में भी अब कुछ दरारें हम कह सकते हैं नज़र आ रही हैं। मिनिस्टर्स एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। किस्सा शुरू हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब से, जिन्होंने एक दो ट्वीट्स सख्त की, फिर उन्होंने तकरीर भी पार्लियामेंट में की और उनको फिर जवाब भी जो मिला वो हुकूमत के या उनके पार्टी कॉलीग से, एक और मिनिस्टर से ही मिला। कौमी असम्बली में डिबेट थी, सैलाब की सूरत हाल पर थी, जिस पे वज़ीर दिफा ने ज़िक्र किया बल्दियाती इदारों का, और उन्होंने ये बात की कि अगर बल्दियाती इदारे होते तो सिस्टम में ज़्यादा गुंजाइश होती लोगों की जो मसाइल हैं उनका जवाब देने का। उन्होंने इस बात पे तनकीद भी की कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ और हुकूमतों ने नहीं बनाया। इसके साथ साथ कुछ दिन पहले फिर उन्होंने ज़िक्र किया एक दफ़े फिर जिस किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है, एक दो ट्वीट्स भी उन्होंने की थी एक ख़ास ग्रुप के हवाले से जिसने सियालकोट में और इर्द गिर्द सड़कों की मुरम्मत का काम इतना बुरा किया कि एक बारिश में ही सब कुछ बह गया। नाम नहीं लिया शुरू में उन्होंने, मगर फिर जब नाम लिया तो पता चला कि शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ही कुछ इत्तेहादी हैं जो उस कंपनी के मालिक हैं। इस तरह इससे पहले वो जो तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ था उस पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने बढ़ चढ़ के तनकीद की थी, ख़ास तौर पे जब जो चेयरमैन हैं सेनेट के और नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ी थीं। तो कुछ इनकी गुफ्तगू से और इन ट्वीट से बहुत से लोगों ने सोचा कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत से नाराज़ हैं, कुछ अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। फिर उनकी बातों का जवाब जो है वो वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि उनका कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ तो नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, मगर उनको ये बात समझ नहीं आई कि कोई हुकूमत में बैठ के ही हुकूमत पर तनकीद करे। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल है फिर सबसे पहले या बेहतर तो यही हो कि ख़ुद ही आप इस्तीफ़ा दे दें हुकूमत से। हनीफ अब्बासी साहब ने उसके बाद इंटरव्यूज़ में भी इस बात को दोहराया और कहा कि इस तरह की सिचुएशन में बेहतर तो यही होता है कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो ये हुकूमत में क्या चल रहा है? सचमुच कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ मसाइल हैं। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो जो PMLN हैं उनकी शिकायत जो हैं या मसाइल जो है वो चलते ही रहते हैं। और अब ये सैलाब भी जब आया है तो हमने देखा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में है उसने काफ़ी तनकीद की है। PTI का अगर जिक्र करें तो उसमें तो स्टेट ऑफ वॉर, इफ़ वन कैन कॉल इट दैट, वो इज़ द कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। पिछले दिनों में वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कालाबाग डैम का जिक्र कर दिया, कहा कि उसका बनना ज़रूरी है, सबको अगर मुतमईन कर लें तो ये मंसूबा अहम हो सकता है। पार्टी से जवाब आया फ़ौरन कि ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये अली अमीन गंडापुर साहब का ज़ाती बयान है। इसके साथ साथ उनकी जो अब आहिस्ता आहिस्ता इस्तीफ़े भी दे रहे हैं, एक तरफ पार्लियामेंट में मौजूद भी हैं मगर कमेटी से इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब जो अभी स्पीकर ने मंजूर भी करने हैं, अब लग रहा है कि शायद स्पीकर कुछ अरसा इन इस्तीफ़ों को जो है वो कबूल ना करें। और इसके साथ साथ ये भी इत्तला आई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ नाराज़ हैं। इत्तलात ये आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई से ये कहा कि वो अभी खामोश रहें और कहें कि जब तक उमर अयूब साहब का फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आता कोर्ट से तो तब तक, जब तक स्टे ऑर्डर चल रहा है तो तब तक वो इंतज़ार करें और ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो अपोजिशन के लीडर होंगे नेशनल असम्बली में, जिसके ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब नाराज़ होकर बलूचिस्तान चल पड़े। तो ये भी एक बहुत अहम ख़बर है।
ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک، وزیر مملکت ہیں قانون و انصاف، اور ہمیں جوائن کیا ہے شیر علی ارباب صاحب نے، رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی بیرسٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو خواجہ آصف صاحب اور حنیف عباسی صاحب، کہ ہم ڈوئل کہیں، وربل ڈوئل کہیں، کیا کہیں سر، کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ بھی، وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو آپ لوگوں پہ پی ٹی آئی کا اثر ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل کوئی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ نہیں پکڑا، اور پی ٹی آئی کے جو اندر دراڑیں ہیں یا جو ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، الحمدللہ ہماری جماعت میں اس حوالے سے یا اس لیول پہ کوئی ایسی ڈفرینسز نہیں ہے۔ ہاں ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، اور جمہوریت کا حسن ہے اختلاف کرنا۔ ایک بیان دیا گیا اور آن دا فلور آف دا ہاؤس بات کی گئی، اور اس کے حوالے سے پھر ایک کاؤنٹر بات کی گئی۔ دیکھیں دونوں اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو بات کی، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ، اور یہ ہر حکومت جو آئی ہے اس کی ذمہ داری تھی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے یا لوکل گورنمنٹ کے جو ریفارمز پہ ہیں اس پہ کام اس طرح نہیں ہوا، اور اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا ہے، جو فائدہ عوام تک پہنچنا ہے، عام شہری تک پہنچنا ہے، کیونکہ بصیت ایم این اے، بصیت ایم پی اے یا بصیت پارلیمنٹیرین، یہ میرا اور شیر علی ارباب صاحب کا کام نہیں ہے کہ ہم سڑک بھی بنائیں، ہم نالی بھی بنائیں، ہم گلی بھی بنائیں، ہم سیوریج کے نظام کو بھی دیکھیں۔ تو کم از کم یہ کام، ہمارا کام پالیسی پہ کام کرنا ہے، ہمارا کام قانون سازی پہ کام کرنا ہے۔ تو ہمیں لوکل گورنمنٹ کے جو سٹرکچرز ہیں اس کو بالکل اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور ان کو مزید فعال بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے ساتھ انہوں نے دیکھے نا، پہلے انہوں نے آپ کے اسپیکر پہ بھی تنقید کی، اس کے بعد انہوں نے ایک کوئی کنسٹرکشن کی فرم ہے جس نے سیالکوٹ میں سڑکیں بنائی، اس پر بھی تنقید کی۔ تو کچھ خواجہ آصف صاحب کو شاید حکومت یا ہم کہہ سکتے ہیں پی ایم ایل این کی بہت سی پالیسیز پہ اعتراض ہے۔ دیکھیں یہ بات تو وہاں سے جو الیکٹڈ افیشل ہوتے ہیں وہی ان کو بات یہ کرنی چاہیے، اور اس کا ایک میکنزم، ایک طریقہ ہے، اور شیر علی ارباب صاحب بھی اس سے ایگری کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ناقص کام ہوا ہے، کوئی سب سٹینڈرڈ کام ہوا ہے، تو بالکل آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی انکوائری کھلوائیں، چاہے کوئی بھی وہ کانٹریکٹر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی انجینئر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی وہ میونسپل کارپوریشن کا سی او کیوں نہ ہو، اے سی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف بالکل انکوائری ہو سکتی ہے۔ جو آپ کے متعلقہ حلقے میں لوگ اس وقت لگے ہوں یا تعینات ہوں، تو بالکل آپ ان کے خلاف انکوائری کھلوا سکتے ہیں۔ ہمارا ایز پبلک آفیشل یا پبلک ریپرزینٹیو ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم عوام کے جو پیسے ہیں، جو ٹیکس پیئرز منی ہے، اس کا جو بہترین اور بہتر کام ہونا ہے، استعمال ہونا ہے، اور اس کی کوالٹی کیسی ہے، تو یہ ہمارا کام انشور کرنا۔ لوگوں نے کل ووٹیں بھی اسی لیے دی ہیں، اسی لیے اپنا نمائندہ چنا ہے اور بنایا ہے کہ ہم اس چیز پہ چیک رکھ سکیں، جو عوام کی فلاح کے لیے کام ہے وہ کر سکیں۔ خواجہ صاحب نے کیا کوئی درخواست دی، آئی ڈونٹ نو، میری نالج میں تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے اور وزیر ہونے کے ناطے میرے خیال سے یہ باقی فورمز بھی ہیں، ان فورم سے بات اٹھائی جا سکتی تھی، بجائے اس کے کہ اتنا اس بات کو پھیلا دیا جاتا۔ ٹھیک جی، شیر علی ارباب صاحب، سر آپ نے بیرسٹر صاحب کی تو بات سنی سر، ویسے اب آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک دم کالا باغ ڈیم کا پتہ نہیں کہاں سے خیال آ گیا، وائی دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ اور سر چیف منسٹر کا جو خیال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر ایک بیان دے اور پارٹی کہے کہ یہ ہمارا بیان نہیں ہے؟ یعنی چیف منسٹر صاحب اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کہا ہے ایسا ہی ہے، بیکاز یہ جو ہے یہ کالا باغ ڈیم جو ہے، اس کے اوپر اتنی سینسیٹیوٹی ہے، اس کے اوپر اتنی سیاست ہوتی ہے، اس کے اوپر اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ آؤٹ آف دا بلو کوئی بھی انڈیویجول، چیف منسٹر کیا پرائم منسٹر بھی اور وہ کوئی ایسی بات کہے تو اس کے اوپر لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے، اور اس لیے ہماری جو جماعت ہے ہم بہت کلیئر ہے اس کے اوپر کہ اس طریقے سے ون فائن ڈے کسی کو یاد آیا اچانک یہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، بیکاز یہ اس کے اندر صرف کے پی کے تحفظات نہیں ہیں، سندھ کے بھی تحفظات ہیں، اور یہ جو ہے اگر اس کو واقعی اگر ڈسکس کرنا ہی
مقصود ہے تو وائی ناٹ ان دی آئی پی سی انٹر پروونس کوآرڈینیشن میں جا کے وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں اور چاروں. سر بٹ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے چیف منسٹر صاحب وہاں جا کے یہ بات کر دیں ایز دا ریپرزینٹیٹیو آف خیبر پختونخوا؟ دیکھیں پہلے تو اس کے اوپر پارٹی میں ڈسکشن ہوگی whether he has the party's authorization to actually take it to that level or even say another word on this. Party is clear کہ اس علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہے ان کے کالا باغ کے بیان کے ساتھ ہے اٹ از اگین یہ اس پہ پارٹی کی نام مرضی شامل ہے، نام منشا شامل ہے. وہ اپنے جو ذاتی کیپیسٹی میں کوئی بات کرتے ہیں وہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، ان کو نہیں کرنی چاہیے. بٹ سر کیا یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور پارٹی کا موقف فرق ہے، تو کیا کوئی ان کو، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ چیف منسٹر کو آپ کوئی شو کاز نوٹس دیں گے، پر عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، کوئی ان کو ٹوک سکتا ہے اس بات پہ؟ کوئی ان کو یہ کہے گا کہ یہ مناسب نہیں تھا for somebody of his stature to do this? Well, there's a chairman in the party, there's a secretary general in the party, and I'm sure they're looking at it. Obviously آپ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ کوئی پارٹی اپنی چیف منسٹر کو پبلکلی شو کاز دے کے امبیرس تو نہیں کرتی، لیکن I'm sure کہ انفارملی ان کو کنوے کر دیا گیا ہوگا کہ جی آپ ذرا اس چیز کے اوپر بات نہیں کریں. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے اور شیر علی ارباب صاحب سے. بیرسٹر صاحب، سر اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دیے ہیں، تو یہ اسپیکر صاحب نے جو بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ریکنسیڈر کریں، سر یہ اسپیکر صاحب کا ذاتی فیصلہ ہے ایز دا اسپیکر دا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یا یہ پی ایم ایل این کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موقف یہی ہے اور وہ ایاز صادق کی اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ اتنی جلد بازی نہ کرے پی ٹی آئی؟ دیکھیں عارفہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ جب سے یہ پارلیمنٹ یا یہ اس سائیکل کہہ لیں یا ٹینیور کہہ لیں 2024 سے جو شروع ہوا ہے، ہم نے کوئی میننگ فل انپٹ نہیں دیکھی اپوزیشن کی سائڈ سے. احتجاج برائے احتجاج اور ایک رکس کریٹ ہاؤس کے اندر بھی کرنا. بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں پہ حکومت کی شاید اصلاح ہو سکتی تھی اور ایک بہتر تجویز آ سکتی تھی اپوزیشن کی سائڈ سے، لیکن حالیہ چیز جو اگر میں حالیہ مثال آپ کو دوں تو وہ بجٹ کے اوپر ہے، اور بجٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی کتنی کوئی پارٹیسپیشن تھی. تو میں اس چیز کا ضرور آپ کو کہوں گا کہ اس حوالے سے کمیٹیز میں پھر قدرے بہتر جو ہے ان کی انپٹ اور اچھی جو ہے گزارشات آ جاتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو قانون سازی کا عمل ہے اس میں ایک بڑا سینٹرل رول رکھتی ہیں کمیٹیز. تو کمیٹی سے استعفیٰ دینے کی جب بات ہوئی تو اسپیکر نے بالکل ان کو کہا ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ بھئی آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. لیکن یہ یعنی کہ پارٹی کا موقف فرق ہے. دیکھیں پارٹی کا موقف فرق ہے سر. یہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم بالکل ہمیشہ سے ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم مذاکرات کرنے چاہیے. کوئی سیاسی ایشوز ہیں تو ان پہ ڈسکشن ڈسکورس ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. اسی لیے وزیر اعظم نے اپنی میڈن اسپیچ سے لے کے اور ابھی تک حالیہ بجٹ کے دنوں میں خود اٹھ کے اپوزیشن آئلز تک گئے، ملے اور کہا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. اور اب ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی سینس آ رہی ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ کچھ ممبرز نے تو میرے سے بات کی اپوزیشن کے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی گروپ سیٹنگز میں جا کے یا گروپ کی شکل میں جا کے خان صاحب کو ملے، ان کو کہیں کہ بات چیت کا باب کھلا رہنا چاہیے، بات چیت کی جو دروازے ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے اور ڈسکشن اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. ابھی حالیہ بیان بھی آپ نے دیکھا جو بانی پی ٹی آئی کا آیا اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل بات تو ہو سکتی ہے. تو سب چاہتے تو یہی ہیں اپوزیشن سائڈ سے بھی کہ بات ہو، لیکن وہ بات بھی ہوگی تو وہ اسپیکر کے ہی چیمبر سے اس بات کا آغاز ہوگا. اور کیونکہ وہ پلیٹ فارم سر اگر آپ یہ اجازت دیں تو میں یہی پوائنٹ ذرا ارباب صاحب کے پاس لے کے جاؤں. ارباب صاحب، یہ جو بات بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بہت سے جو کالیگز ہیں، آپ کے پارٹی کالیگز ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. اگر آپ یاد ہو ابھی یہی ڈسکشن ہم نے آپ ہی کے شو میں
बैरिस्टर साहब के साथ की थी, इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो किसके साथ हों और उसमें क्या, बिकॉज 2-3 चीजें हैं। नॉर्मली आप मुज़ाकरात करते हैं जिनके पास इख्तियार होता है, और बेसिकली दैट इज इस मुल्क में दैट इज इट इज नॉट द फैक्ट। ये मतलब नहीं है कि हम जाके उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात शुरू करें। अगर हुकूमत के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, दैट इज PMLN और अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ मुज़ाकरात होगी, उसकी कुछ प्री कंडीशंस होंगे इन द सेंस के फिर वी हैव टू, ये जो एक साइकिल है, देन वी हैव टू ट्राई एंड ब्रेक दिस साइकिल। फिर हमने अगर बात करनी होगी तो वो इस पे करनी होगी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सियासत के अंदर रोल को, उसके ऊपर सर, बट क्या ये तो आपका जाती मौक़िफ़ है ना, मतलब कि बात ये है कि पार्टी क्या सोच रही है और दूसरा इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने तो अभी लेटेस्ट इंडिया दिया हुआ है कि मुज़ाकरात जो है उन्होंने एक किस्म की विलिंगनेस शो की है। पर्सनली सियासी जमातें जो है वो तो उनके लिए तो जो है मुज़ाकरात जो है वो उसके दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, और उसमें कोई बात नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल जो जमातें हैं उसमें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुज़ाकरात के रिजल्ट्स क्या आएंगे या उसके आउटकम्स क्या होंगे, उसके ऊपर भी तो बात करने की जरूरत है। बिकॉज अगर मुज़ाकरात, इस तरह मैं छोटी मिसाल लेता हूँ, अब मिसाल हम कहें कि ये हमें एक्सेस चाहिए खान साहब तक, जो कि एक जेल में है, जो कि एक सिविल सेशन के नीचे है, और हमें हुकूमत सूबाई हो या पंजाब की या वफाकी हो वो एक्सेस नहीं दे पा रही, और वो भी कानून के अंदर एज पर जेल मैनुअल और सारा कुछ अगर वो नहीं दे पा रही, और वहाँ पे जो एक 19 ग्रेड का एस्टेब्लिशमेंट का अफसर बैठा है वो ही सब कुछ बुलडोज कर रहा हो, तो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं होगी ना मुज़ाकरात की एज सच। तो इन चीजों को भी देखना चाहिए। मुज़ाकरात मीनिंगफुल डायलॉग में कोई कबाहत नहीं है, बट इट हैज टू बी मीनिंगफुल, और उसका कोई रिजल्ट नहीं बिल्कुल सही सर, मीनिंगफुल मुज़ाकरात होने चाहिए। बिल्कुल सही जी। अब बैरिस्टर साहब, वेरी क्विकली, वक्त जरा कम है सर, ये बताइएगा कि आप लोगों को, आपकी पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हुकूमत को कोई फिक्र है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट कर रही है इलेक्शंस, तो उनकी लेजिटिमेसी पे बहुत कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इलेक्शंस फ्री और फेयर होंगे, और चलें, ये मैं मानता हूँ कि सर फ्री और फेयर तो 2024 के भी नहीं हुए। नहीं, क्या हम कह सकते हैं कि 2024 के फ्री एंड फेयर थे? इनकी कम से कम जो इन्होंने बॉयकॉट किए हैं इलेक्शंस, तो कम से कम ये फिर ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि ये 47 है कि 45 है। कम से कम ये इस चीज़ से जो है इनको इस्तिस्ना इस क्लेम से होना पड़ेगा, और इनको बैक ऑफ करना पड़ेगा इस क्लेम से, क्योंकि ख़ुद उस इंतखाबी अमल में हिस्सा ही नहीं ले रहे। अब ये देखें कितनी अचंभे की बात है कि जो जहाँ इनके अपने लोग डिसीट हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। अब इनकी अपनी पार्टी के लोग, और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कई ऐसी फैमिलीज़ हैं इनकी पार्टी में, या वो जो कैंडिडेट्स हुए हैं वो 3-3, 4-4 दिहाइयों से इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ जुड़े हैं। अब उनकी सियासत भी खान साहब ने दाव पे लगा दी है जब उनको रोका है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब हालात तो इसी तरह हैं, तो अपनी सियासत के भी हालात देख लें, बिल्कुल ठीक सर, जमात के हालात भी देख लें, और जो साथ जुड़े हैं उनके भी हालात देख लें। जरा अरबाब साहब का भी मैं इस पे रिस्पांस ले लूं। जी अरबाब साहब, वेरी क्विकली, 30 सेकंड्स और सो। ये बैरिस्टर साहब की मैं तस्दीक कर दूं, खान साहब वहाँ पे किसी और को खड़ा नहीं हो, इजाजत नहीं दे रहे, ये जीत कोई और खड़ा हो जाएगा। अगर कल को वो जीत गया तो उनकी जो है सीटें खराब हो जाएगी, और तब उनकी सियासत खराब होगी। सो वी आर डूइंग आवर ओन पीपल्स फेवर by boycotting from them, ताकि जब एक्चुअल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो यही लोग खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सैलाब पे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सैलाब का। इस वक्त भी पंजाब में सूरत हाल जो है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, और चाहे हम सेंट्रल पंजाब में बात करें, सियालकोट की या लाहौर की, या फिर साउथ पंजाब की
मुल्तान की हर तरफ ही इस वक्त लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, तबाही फैली हुई है, देहातों का हशर हुआ है। जो डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब हैं इरफान अली कठिया साहब, उन्होंने कहा है कि पंजाब में इस वक्त सैलाब से 4000 के करीब जो देहात हैं वो मुतासिर हैं, जबकि 13 लाख एकड़ ज़रई अराज़ी जो है वो ज़ेर आब है। ख़ास तौर पे उन्होंने गुजरात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहाँ बारिशों की वजह से रेस्क्यू का जो काम है उसमें बहुत मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि गुजरात में गैर मुतवक्के बारिशें पहली बार नहीं हुई। ये सिलसिला जो है ये पिछले काफ़ी स्पेल्स से जारी है और 300 से 400 मिलीलीटर के करीब बारिश हो चुकी है। अगर हम सिर्फ बुध की ही बात करें तो गुजरात में 500 से मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से बरसाती नाले जो थे वो भी भर गए, देहात जो थे वो पानी आ गया वहाँ और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाए। इसके साथ साथ शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग भी देखी जा रही है। इनफैक्ट हम वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जेल है और सेशंस कोर्ट का अहाता है वहाँ भी बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। वहाँ काफ़ी मसाइल गुजरात में हैं। इसके साथ साथ साउथ पंजाब की तरफ भी अब पानी पहुँच गया है। मुल्तान के लिए कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि वहाँ भी अब सैलाबी सूरत हाल जो है। याद रखने की बात यह है कि ये दूसरा जो है सैलाबी रेला जो है भारत की तरफ से अब पंजाब में इस वक्त मौजूद है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अशरफ साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार के और गुजरात से हमें ज्वाइन करें, और हमारे साथ मौजूद हैं तासुर सुबहानी साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ के और ये मुल्तान से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी वसीम भट्ट साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताएं गुजरात में ख़ास तौर पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्या वजूहात है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरात शहर इस वक्त तारीख के बदतरीन शहरी सैलाब में मुब्तला है। लोग अपने घरों में गुज़श्ता 2 दिन से महसूर हैं और अभी जैसे आप इब्तदाइया में बता रही थी 577 मिलीमीटर बारिश जो है वो एटलीस्ट 26 आवर्स में जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन जो असल में जो शहर में जो पानी है, जो गुजरात शहर इस वक्त ऑलमोस्ट आप समझ लेंगे अगर 5 लाख आबादी है तो उसमें देखो 3-3.5 लाख आबादी जो है वो इससे मुतासर हो चुकी है। पूरा शहर जो है वो पानी, और पानी की सतह जो है 4-5 फुट और बाद जगहों पे इससे भी ज्यादा है। और लोग आज सारा दिन लोग नकल मकानी करते रहे। ये पानी जो है ये बेसिकली जो आया है ये कल रात ज्यादा जो है ये शहर में आया है। ये आजाद कश्मीर और ऊपर कैचमेंट एरियाज में मकबूजा कश्मीर से भी पानी होता हुआ जो बरसाती नाले हैं उनकी जो है ये जो अभी जो गुजरगाहें हैं उन पे जो इंक्रोचमेंट्स बन चुकी। पिछले साल भी ये पानी आया था लेकिन तब इसकी शिद्दत इतनी नहीं थी। अब जो कल जो पानी आया और आज के दिन तक अभी तक शहर में से पानी का 1 इंच भी कम नहीं हुआ, बल्कि पानी की जो है वो बढ़ रही है। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कोशिशें थी वो अभी तक बराबर साबित नहीं हो सकी हैं और एक बहुत बड़ा जो है डिजास्टरस जो है सिचुएशन है। और ये गुजरात की जो अर्बन फ्लडिंग है, गुजरात है या सियालकोट है, ये एक बहुत पुराना इशू है। गुजरात का जो सीवरेज और ड्रेनेज का जो सिस्टम है ये ऑलमोस्ट ओवर द डेकेड्स ये इंतहाई जो है ये हर साल ये फेल होता है। हर साल हम लोग इस पे बात करते हैं, लिखते हैं, और लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। और आज ये हालत है कि ये हमने ये सीन कभी भी नहीं देखा। गुज़श्ता 2 दिन से गुजरात के शहरी बिलबला उठे हैं। लोग जो हैं आज बल्कि हम देख रहे थे कि वसीम साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, तो मुझे बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि 5 लाख अगर आबादी है तो तकरीबन 3 लाख इस वक्त मुतासिर हैं, तो सर ये क्या सब इस वक्त नकल मकानी कर रहे हैं, वहाँ अपने घरों को छोड़ रहे हैं या कुछ व्हाट इज द सिचुएशन, कहाँ जा रहे हैं सब? मैं अभी आपको यही बताने लगा था कि आज हमने जो सारा दिन जो मनाजर, मैं खुद अपने हमारे जहाँ मेरा घर है वहाँ भी बहुत ज्यादा पानी, मैं बड़े मुश्किल से दिन को बड़ा जो है वो ट्रिकी होके बड़ी मुश्किल से बाहर मैं कहीं जीटी रोड तक पहुंचा हूँ। और इस वक्त ये है कि सारे शहर से लोग जो है ये हिदमत फाउंडेशन के रजाकार, रेस्क्यू 1122 के लोग जो हैं वो लोगों को वहां से
फैमिलीज को, बुजुर्गों को और बच्चों और खवातीन को इवैक्यूएट कर रहे हैं इस वक्त सारा दिन, और अभी तक ये ऑपरेशन जो है वो शहर के अंदर चल रहा है। लोग वहां से निकल रहे हैं। बल्कि आज जो थी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो जुडिशरी और उनका जो स्टाफ है, जजेस थे, उनको भी पहले अल हिकमत फाउंडेशन की ट्रैक्टर ट्रॉलीज गई, लेकिन इन द मीनवाइल वहाँ कुछ बोट्स भी आ गई और वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया। तो इस वक्त जो है, जो अंदर जो शहर में लोग जो अपने घरों में मैसूर हैं, उनके पास खाने पीने की अशिया की कमी है, क्योंकि लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इतनी बुलंद सतह है पानी की। इसमें जो एफर्ट्स हैं कुछ इस तरह की गई हैं। आज दिन को भी यहाँ कमिश्नर भी आए हुए थे और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन भी सारा दिन यहाँ रहे, लेकिन ताहाल इसमें पानी की सतह में किसी किस्म की कोई कमी देखने में नहीं आई। लोग बहुत परेशान हैं और एक बहुत बड़े क्राइसिस की यहाँ सिचुएशन है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें वसीम अशरफ भट्ट साहब से और तासुर सुबहानी साहब से। तासुर साहब, अब कुछ मुल्तान का बताएं हमें कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी आरफा, मैं आपको बताऊं कि जो हम पिछले 3 से 4 दिन में अपने नाजरीन को बता रहे थे कि सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान की तरफ गामजन है। अभी मेरी डीसी मुल्तान से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगले 10 से 12 घंटे जो हैं वो अहम है। अगर ये 10 से 12 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर मुल्तान शहर और मुकम्मल तौर पर जो मैं आपको बताऊं कि 2 ब्रीचिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें एक हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीचिंग पॉइंट बिल्कुल वो तैयार है, वहां पर बारूद भी नस्ब किया हुआ है। जो महकमा इरिगेशन की जानिब से गेज लगाई गई है यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला, उस पे अगर 417 पर पहुंचता है तो इस रोड को जो है वो शगाफ लगाकर तोड़ दिया जाएगा। इस वक्त वो 414 पर मौजूद है। 3 फुट जो है वो मजीद पानी अगर आता है तो ये रोड तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये रोड टूटेगा तो इसके असरात जो है वो अगले 8 से 9 माह नजर आएंगे, क्योंकि 2014 में भी जब ये रोड तोड़ा गया था तो मुल्तान से डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ और दीगर अजला से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, और दोबारा जब पानी फॉल डाउन होगा तो उसके बाद जाकर जो है इस रोड को दोबारा जब बनाया जाएगा तो शहरियों को बड़े सामना करना पड़ेगा। तो अगले अगर 8-10 घंटों में ये पानी मजीद नहीं बढ़ता तो फिर जो है वो इस रोड को शायद तोड़ने की जरूरत ना पड़े। दूसरी जानब मैं बताऊं कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा दबाव है वो शेरशाह पुल, जो कि यहाँ से अब 40 किलोमीटर आगे है, जहाँ से मुल्तान का दीगर सूबों के साथ राब्ता है। मेन हाईवे है, ये कराची को मिलाती है, मुजफ्फरगढ़ और दीगर। वहां पर इस वक्त फुल फ्लो है। थोड़ी देर पहले वहां पर बंद भी किया था ट्रैफिक के लिए, लेकिन दोबारा खोल दिया गया है हेड मोहम्मद वाला। तो ताहाल आज तीसरा रोज भी गुजर चुका है और ये रोड बंद है। वहां पर इस वक्त फुल फ्लो है। और शेरशाह के जो इलाके हैं जहाँ से ट्रेन भी गुजरती है, मेन ये कराची और मुल्तान से जो रूट है लाहौर का, यहाँ से वहां पर इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले तक पानी जो है वो शेरशाह टूल प्लाजा के करीब तक पहुंच चुका था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर आज एक जिम्मेदारा बंद था जो कि टूट गया। उसके बाद ये पानी जो है वो रोड की तरफ आया है। इसी तरह से मुजफ्फरगढ़ में भी यही सूरत हाल बताई जा रही है। सही, बिल्कुल ठीक। जी वसीम अशरफ भट्ट साहब, सर ये बताइएगा कि इस वक्त खाने पीने की सूरत हाल क्या है? कोई खाने की शॉर्टेज है? जी, ये बहुत बड़ा, मैंने जैसे पहले भी बात की है कि ये बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस बनने को जा रहा है। मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, अल हिकमत फाउंडेशन, रेस्क्यू 112 तो इंतजामिया की तरफ से भी जो है वो जो है बिरयानी और खाना लोगों में तकसीम तो किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ा अभी सुबह बहुत से लोगों ने बताया, आज दिन को जो फोन पे भी लोगों ने रब्ता किया कि नाश्ते के लिए भी लोग बैठे रहे, कईयों के घरों में सामान नहीं था, कई बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसलिए लोगों को ये उम्मीद रही दिन भर के कभी पानी चले कम होगा तो फिर हम निकल पाएंगे। लेकिन इसी की उम्मीद में ही ये रात का अंधेरा छा गया है। लेकिन अभी तक लोगों को कोई जो है वो रिलीफ इस हवाले से कंप्लीटली नहीं मिल सका है। जो शहर के 2 लेइंग एरियाज हैं और जहाँ छोटे छोटे मकानात हैं, जहाँ ऑलरेडी लोग जो हैं वो बड़ी यानी उनकी जो लेवल है घरों का वो गली से भी नीचे हो चुका है, तो वो लोग वहां से इवैक्यूएट हो रहे हैं। सब जो मेनली जो सिचुएशन है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बारे में पता चला है कि वो भी कल गुजरात में आ रही हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए। लेकिन जो मैं आपको बताता चलूं कि मेनली जो पूरे मुल्क में भी देखा, गुजरात का भी जो ये अर्बन फ्लडिंग हुई है, जिस दफा जो वर्स्ट एवर अर्बन फ्लडिंग इसको कहा जा रहा है,
وہ اس لیے ہے کہ جو برساتی نالے تھے، جو آبی گزرگاہیں، ان پہ انکروچمنٹس بن چکی ہیں. یہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہ زیادہ مسئلہ جو ہے. جی تو اب دیکھنا یہ ہے جی تاثر، ہاں جی تاثر صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ معاف کریے گا سر وقت ذرا کم ہے، ویل کم بیک ٹو دس ایشو لیٹر آن دا شو آلسو. تاثر صاحب یہ بتائیے گا کہ فصلوں کا کیا کوئی نقصان ایکسپیکٹڈ ہے، ہوا ہے؟ جی عارفہ، بالکل فصلوں کا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دریائی بیلٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جھونک وین سے لے کر شیر شاہ بند تک میں آپ کو بتایا تھا یہاں پر آموں کے باغات ہیں ملتان کی، کیونکہ پہچان بھی ہیں آم. تو یہ سارے آم آج ہم نے دن میں دیکھا کہ سیلابی پانی کی زد میں ہے. ماہرین سے بھی میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر زیادہ دیر تک یہ پانی کھڑا رہتا ہے تو یہ درخت جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ شہر کے ساتھ ساتھ کا علاقہ ہوتا ہے تو زیادہ تر یہاں پر سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں. مختلف قسم کی سبزیاں جو تھی وہ مکمل طور پر، کیونکہ پانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 سے 12 فٹ تک پانی تو جو ہے وہ جو حفاظتی بند شہر کے ہیں وہاں تک پہنچ چکا ہے. تو پیچھے تو اس سے بھی زیادہ پانی ہے. تو جو وہ سبزیاں تھی وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. جانوروں کا چارہ جو ہے یہاں سے لوگ جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے شہر میں فروخت بھی کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے بھی چارہ کاشت کرتے ہیں. یہ جو جتنا بھی بیلٹ کا علاقہ ہوتا ہے یہاں پر زیادہ سبزیاں اور چارہ اور یہ باغات ہیں. تو یہ تمام جو ہے وہ اس وقت سیلابی پانی کی زد میں ہیں اور شدید قسم کے نقصانات ہیں. اس وقت چارے کی جو ہے وہ کمی پیدا ہو چکی ہے. جانور بھی ضلع انتظامیہ کے مطابق جو 3 لاکھ سے زائد جانور تو یہاں سے نکالے گئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر شہر میں بھی جانور موجود ہیں. تو اس وقت کیونکہ چارہ مکمل طور پر پانی کی زد میں ہے، روڈ پچھلے 3 دن سے بند ہے، تو اس لیے جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ابھی ڈی سی ملتان سے جب ہماری تھوڑی دیر پہلے شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.